गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारण भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान को आसानी से सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सारण सर। अभी भी अगर किसी बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस माध्यम से अपनी तैयारी आसानी से कर सकें और उनको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम आज का टॉपिक लेके चलते हैं। उस भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम 4 चैप्टर के टॉपिक सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इससे पहले हमने चालक के बारे में पढ़ लिया था, हमने ध्रुवीय पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था, हमने ध्रुवण के बारे में भी चर्चा की थी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, देखिए तभी समझ में आएंगे आपको ये टॉपिक और उसी समय इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद फिर इसको एक बार आप कॉपी में लिख के फिर दोहराने की कोशिश करें। ये गारंटी है कि आपको बिल्कुल आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए चालक की धारिता का वास्तविक मीनिंग क्या है कि किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, यानी किसी भी जब चालक को हम चार्ज देंगे, आवेश देंगे, मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, हम इसको आवेश प्रदान करते हैं, ये आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके पृष्ठ के ऊपर समान रूप से फैल जाएगा। जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो इसका विभव बढ़ेगा। अब हम आवेश की और भी मात्रा बढ़ा देते हैं तो और इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आवेश को बढ़ा रहे हैं तो इन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सभी समान प्रकृति के आवेश हैं। एक ऐसी अवस्था पहुंच जाएगी कि उसके पश्चात और अधिक आवेश इसको प्रदान नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर हम और अधिक आवेश देंगे तो प्रतिकर्षण बल इतना ज़्यादा होगा कि ये आवेश यहाँ से इसके पृष्ठ को छोड़ देगा, जिसको हम साइंस की भाषा में क्षरण शब्द यूज करते हैं। उसको आवेश का क्षरण बोलते हैं, यानी लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो जब जैसे जैसे और चार्ज देते जाओगे, जितना चार्ज दोगे उतना ही लीकेज होता रहेगा। इसका ये अर्थ हुआ कि इस निश्चित आकार के चालक का एक निश्चित क्षमता है कि इतने ही आवेश को ये धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, और उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? उस क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। अब देख लीजिए कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, विभव इज इक्वल टू होता के क्यू अपॉन आर। के नियतांक है, हमने अगर निर्वात लिया तो के का मान 1 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। के का मान नियत है। आर, जब हम किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन कर ही नहीं रहे, यानी एक निश्चित आकार व आकृति का हमने चालक लिया तो आर का मान भी नियत हो गया। अगर आर और के दोनों नियत हो जाएं तो क्यों हम परिवर्तित कर रहे हैं, आवेश का मान बढ़ा रहे तो वी बढ़ेगा। तो हमें इस बात से ये स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे तो उस चालक के विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। अर्थात किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, यानी जब जितना आवेश दोगे उतना उसका विभव हो जाएगा। के और आर तो क्या हो गया? नियत, इसलिए के समानुपाती वी और क्यू बराबर है, इस समानुपाती को हटा के देखो तो यहाँ सी आ जाएगा, सी वी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट आना है और वो कांस्टेंट को हम बोलते हैं इसकी धारिता। उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कह लो या धारिता कह लो इस चालक की। ये मैंने लिख दिया, क्यू बराबर है सी वी। सी क्या है? एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। तो सी का मान निकालोगे तो क्या जाएगा? क्यू अपॉन वी। यहाँ क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है,
वी वोल्ट है, कूलाम प्रति वोल्ट जो हमारे मात्रक है वो धारिता का हो जाएगा। अब यहीं से देख लीजिए, यदि वी का मान 1 वोल्ट हो जाए, हम ऐसा मान लें कि किसी भी चालक को आवेश दिया गया है और उस चालक की वोल्टता 1 वोल्ट हो जाती है, यानी किसी चालक को आवेश देने पर उसकी वोल्टता का मान अगर 1 वोल्ट हो तो क्या हो जाएगा, वी को 1 रख के देखो तो सी बराबर है क्यू बटे हुए वी और सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होगी, यानी सी बराबर है क्यू, जो उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करती है। यानी किसी चालक की वोल्टता को एक या विभव को 1 वोल्ट परिवर्तित करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होगी, उस आवेश का मान उस चालक की धारिता को प्रदर्शित करेगा। धारिता का मात्रक क्या है, फैराड। ये एसआई मात्रक है इसका। एसआई मात्रक क्या है, धारिता का फैराड। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, एक जगह आपको फैराडे भी मिलेगा, ये एक वैज्ञानिक था फैराडे, लेकिन यहाँ देख लेना ये फैराड है। इन्हीं के सम्मान में ये यूनिट दी गई थी धारिता की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराड। तो अंतर स्पष्ट कर ले। विमा सूत्र निकालना है हमने इसका। विमा सूत्र निकालने का अपने पास तरीका है, हमें रटना नहीं है। विमा सूत्र कैसे निकालोगे, सी बराबर है क्यू बटे वी। सी बराबर क्या हो गया, क्यू बटे वी। तो अब देख लीजिए, क्यू हो गया आवेश और वी होगी हमारी वोल्टेज। इनके सूत्र रख लो। जब इनके सूत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का सूत्र हो गया A1T1, ये इसका विमा सूत्र है। वी क्या होती है, वोल्टता। हमने पढ़ा था कार्य बटे हुए आवेश, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता, विभव। कार्य का क्या होता था, M1L2T-2, ये कार्य का विमा सूत्र और आवेश का A1T1 है। जब इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास अल्टीमेट क्या बन जाएगा, C बराबर है, यहाँ था Q अपॉन V। Q का तो हो गया A1T1 और V का भी हमने निकाला M1L2T-2 बटे हुए A1T1। इस A1T1 को पलट के ऊपर लेके जाओगे तो A1T1 क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, A2T2। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, A2T2 अपॉन M1L2T-2। अब अरे m देख लीजिए कितने हैं, m सिर्फ एक है, ये बटे में है, ऊपर लेके जाओगे तो m की -1। l कितने हैं, l नीचे है 2, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2। t कितने हैं, ऊपर 2 है, नीचे -2, इस माइनस वाले को ऊपर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, 2 कितने हो गए 4, t की 4। a कितने हैं 2, तो a2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये वाला m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो आप इसको उस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक फैराड की परिभाषा। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि विद्युत धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। फिर दोबारा सुन ले क्वेश्चन, विद्युत धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। यहाँ आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि विद्युत धारिता तो भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या है, फैराड। तो यानी 1 फैराड को परिभाषित कीजिए, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का वे मेथड अलग हो सकता है। वो ये भी कह सकता है कि 1 फैराड को परिभाषित कीजिए, वो ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 फैराड क्या होता है। अब हमने पढ़ा था कि C बराबर है Q अपॉन V। अब C बराबर Q अपॉन V है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि कुल 1 कूलाम आवेश दे दिया जाए, 1 वोल्ट उसकी विभव में परिवर्तन हो तो ये अपने आप 1 कूलाम हो जाएगा। यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देकर उसकी वोल्टता यानी विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दिया जाए तो उस निश्चित आकार के चालक की धारिता 1 फैराड होगी। देखो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में परिभाषा है। यानी 1 कूलाम आवेश देना और 1 वोल्ट विभव बढ़ाना है।
अगर ऐसा किसी चालक के साथ हो तो यह उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो वो कारक कौन कौन से लिखने हैं जिन जिन पे निर्भर करेगी। पहला है चालक की आकृति के ऊपर, यानी किस आकृति का चालक हमारा, गोलाकार है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, घनाकार का है, तो चालक की प्रकृति पे निर्भर करेगी। चालक के क्षेत्रफल पे निर्भर करेगी, चालक का क्षेत्रफल कम है, चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस बात पे भी निर्भर करेगी। चालक के चारों ओर के माध्यम पे निर्भर करेगी, इस बात पे भी निर्भर करेगी कि जहां हमने चालक रखा उसके चारों ओर माध्यम कौन सा है, और पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर। यानी अगर हम किसी चालक की धारिता ज्ञात कर रहे हैं या उसको आवेश दे रहे हैं, अगर उसके पास में कोई अन्य चालक भी रख दिया जाए, ये एक चालक रख है हमारा, ये एक चालक है, इसके पास में अगर दूसरा चालक प्लेट ले आए, ये ए प्लेट ये बी, हम इसकी धारिता निकाल रहे हो और पास में अगर दूसरा चालक रखा तो ये इसकी चालकता को प्रभावित करेगा, सॉरी इसकी धारिता को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेरण के कारण कुछ विभव में कमी आएगी, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से चालक की प्रकृति, चालक का क्षेत्रफल, चालक के चारों ओर का माध्यम और पास में रखे हुए चालकों की उपस्थिति, ये सब वो कारक हैं जो किसी भी दिए गए चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रख लें, मैं स्पष्ट कर दूं, आवेश प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आवेश को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके अनुपात में विभव भी कम या ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों जब समान अनुपात में बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। देखिए हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं इससे आगे। ऊपर हमने चालक पढ़ा, चालक की धारिता के बारे में समझने की कोशिश की, अब हम उस चालक की धारिता निकालने की कोशिश करेंगे। ये कहता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित का मतलब क्या है? विलगित का मतलब है कि जब हमने कोई चालक लिया तो इसके ऊपर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, यानी इसके पास कोई चालक भी नहीं होना चाहिए, चालक अगर कोई रखा है तो उसका इसके ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्यों हम विलगित शब्द यूज करते हैं? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से कारक धारिता को प्रभावित करते हैं, तो उनमें हमने 4 नंबर पे पढ़ा था कि अन्य चालक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अन्य चालक के पास में नहीं होना चाहिए, नहीं तो धारिता परिवर्तित हो जाएगी। अब हमने एक गोलाकार ले लिया चालक जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। एक कैपिटल आर त्रिज्या का हमने गोलीय चालक लिया, इसको निर्वात माध्यम में लिया। कौन सा माध्यम है? निर्वात है, निर्वात में इसको हमने लिया है। इसको हमने एक समान रूप से क्यू आवेश दे दिया जो इसके पृष्ठ पर एक रूप समान रूप से फैलेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि चालक और कुचालकों में क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसको अगर आवेश दिया जाए तो इसकी बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा, और कुचालक वे पदार्थ है जिसमें जहाँ आवेश दोगे वहाँ उपस्थित रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होता। तो ये क्यू आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर फैल गया। इस क्यू आवेश के कारण इसमें विभव उत्पन्न होगी, और विभव हमने पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक में, हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गोलीय कोष के या गोलीय चालक के कारण विभव। तो क्या हो जाएगा? विभव का सूत्र क्या था? V बराबर 1/4πε0 Q/r। कैपिटल आर इसकी त्रिज्या, क्योंकि आवेश कहाँ है? इसके पृष्ठ पर। इसको हमने समीकरण 1 नाम कह दिया। परंतु हमें धारिता के सूत्र का पता है, C बराबर क्या होता है? Q/V। यहाँ से समीकरण 1 से V का मान यहाँ रख दो। जैसे ही यहाँ मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि Q ऐसे कैसा है और इसका मान Q/4πε। Q से Q काट दो, ये 4πε पलट के ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू बनेगी, तो क्या है ये 4πε0 जो है हमारा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? जो आंसर बनेगा वो बनेगा C = 4πε0 कैपिटल R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि C समानुपाती R है। निर्वात में 4πε0 तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। अगर हम त्रिज्या को का मान बढ़ा देंगे तो हम देख पाएंगे कि चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ये चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। अगर हम किसी माध्यम की बात करें, हम अन्य माध्यम की बात करें, हम
मान लीजिए के प्रावैधुतांक का कोई माध्यम इंट्रोड्यूस कर दें तो उस समय क्या हो जाएगा, नई धारिता क्या हो जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू 4πε0 एप्सिलॉन आर कह लो, या इसकी जगह हम के भी लिख सकते हैं इंटू आर, तो इतने टाइम गुणा हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति के कारण उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो सी डैश इज इक्वल टू के सी। इसके से संबंधित हम न्यूमेरिकल करते हैं। हम देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे और कैसे न्यूमेरिकल हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए, यानी पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लिया हमने, इसकी त्रिज्या दे रखी है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसकी धारिता की गणना कीजिए। अभी हमने सूत्र देखा था कि c बराबर है क्या था, 4πε0 कैपिटल R। 4πε0 का मान रखना, यहाँ समझने की बात है। हमारे पास जो मान होता है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। ये 1/4πε का मान, और हमें यहाँ 4πε का मान रखना, तो इसको पलटना पड़ेगा। तो c इज इक्वल टू ये बनेगा 1/9 इंटू 10⁹। इस बात को नोट कर लें कि 4πε0 का मान 1/9 गुणा 10⁹ होता है, और r का मान कितना है, 6.4 इंटू 10⁶। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे एक 10 आ जाएगा। ये 10⁶ है, ये 10⁹ है, तो इससे काटोगे तो यहाँ 3 बचेगी और एक ये 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर, c इज इक्वल टू 6/9 इंटू 10⁴, यानी अगर 9 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको और भी रीअरेंज करना चाहो तो 0.711 इंटू 10⁻⁻6, और -6 क्या होता है, माइक्रो। तो हम इसका मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसको ध्यान देंगे कि हमारा आया था 64/9 इंटू 10⁻⁻⁴। इससे काट लीजिए तो ये 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको पॉइंट को इधर इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस की पावर बढ़ जाएगी, तो 711 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। 711, और ये क्या होता है, माइक्रो फैरड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है एक फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, यानी आर निकालना है, हमें धारिता दे रखी है। क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं? उसने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या एक फैरड धारिता के गोलीय चालक को हम अपनी अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि एक फैरड धारिता का है तो अलमारी में तो आराम से रख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम पहले इनको हल करेंगे, उसके बाद ये देख पाएंगे कि क्या वास्तव में ये इसका आकार कैसा है और ये अलमारी के आकार में है या नहीं। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, चालक है, c बराबर है 4πε0 r। आपको r निकालना है तो इन सबको इधर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू c/4πε0। हमें c का मान दिया हुआ है 1, और 1/4πε का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो कितनी वैल्यू होगी r की, r की वैल्यू होगी 9 गुणा में 10⁹ मीटर। अब ये देख ली जाए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 10⁻⁶, और ये कितनी है, 9। ये तो पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ा, यानी हमारे इस क्वेश्चन से पता लग गया कि एक फैरड धारिता का गोलीय चालक पृथ्वी से भी बड़ा होता है, पृथ्वी से भी बड़ा है। अगर पृथ्वी से बड़ा तो फिर अलमारी में कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। तो हम ये कहेंगे कि एक फैरड धारिता के चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी है, अतः इसे अलमारी में रख पाना संभव नहीं है, अर्थात इसको अलमारी में नहीं रखा जा सकता। ये हमारा आज का टॉपिक था, और आप ये दो न्यूमेरिकल हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करें और
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें इसको सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचे ताकि सभी बच्चे इन टॉपिकों का, इन न्यूमेरिकल का फ़ायदा ले सकें। हाँ, आप हमारे से जुड़े हुए हैं और निरंतर आप अपनी पढ़ाई जारी करते हैं, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारे से जुड़े रहें, आपको निरंतर ऐसे ही नए टॉपिक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।